जय भीम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े और ऐतिहासिक बदलाव की जो जल्द ही भारतीय राजनीति में देखने को मिलेगा। यह बदलाव सिर्फ सत्ता के बदलाव का नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच और दिशा का बदलाव होगा। हम बात करेंगे उस शक्ति के बारे में जो अब खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह वह शक्ति है जो दशकों से समाज के हाशिए पर रही है, लेकिन अब वह शक्ति सामने आकर सत्ता की बागडोर संभालने की ओर अग्रसर है। यह शक्ति बहुजन समाज की शक्ति है। यह वह समय है जब बहुजन समाज का राज्य होना तय है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चंद्रशेखर रावण, बहन मायावती और विजय थालापति जैसे नेता मिलकर बीजेपी और अन्य सत्ताधारी पार्टियों को एक तरफ कर देंगे। यह जो बदलाव हम देखेंगे वह केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक नई उम्मीद होगी। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम आपको बताएंगे कि बहुजन समाज को ताकतवर बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। बहुजन राज का मतलब केवल चमार, दलित या किसी विशेष समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असल अर्थ है सभी उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े समाजों का एकजुट होकर सत्ता और अधिकार की मांग करना। बहुजन राज का उद्देश्य बीजेपी और उनके समर्थक वर्ग की तानाशाही को चुनौती देना है। यह कोई साधारण चुनावी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक संघर्ष है जिसमें हर वह व्यक्ति शामिल है जिसे वर्षों से हक और सम्मान से वंचित रखा गया है। चाहे वह दलित पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मुस्लिम समाज हो या कोई और समुदाय, सबको इस संघर्ष में शामिल होना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में बहुजन समाज को सिर्फ अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की समानता और न्याय के लिए एक साथ खड़ा होना होगा। यह लड़ाई केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्निर्माण की लड़ाई है, जहां हम सब मिलकर एकजुट होकर देश की दिशा और दशा बदल सकते हैं। एक ऐसा नजरिया जो देश के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। बीजेपी ने हमेशा केवल उन लोगों को प्राथमिकता दी है जो सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। यह नफरत से भरी हुई राजनीति है जहां गरीब, पिछड़े और दलित समाज हमेशा पीछे खड़ा रहता है। बीजेपी की नीतियां समाज के सबसे कमजोर वर्गों को और भी कमजोर करने का काम करती हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय से जुड़े सभी दावे सिर्फ दिखावे के लिए हैं। बीजेपी की योजनाओं में बस एक ही उद्देश्य है, अपने समर्थकों और उच्च वर्ग को फायदा पहुंचाना, जबकि बहुजन समाज जो असल में देश का असली आधार है, उन्हें हर मोर्चे पर ठगा जाता है। क्या कभी आपने देखा कि बीजेपी ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी अधिकारों को आम जनता तक पहुंचाने की कोई ठोस योजना बनाई हो? क्या आपने कभी सुना कि बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई निर्णायक कदम उठाया है? यह सरकार सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जिनके पास पहले से ही पैसे, ताकत है। मोदी और उनके साथियों की नीतियां गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए किसी भी तरह की मदद देने में नाकाम रही हैं। पीएम मोदी ने यह कभी नहीं समझा कि जो लोग पहले से दबे हुए हैं उन्हें और भी ज्यादा दबाया जा रहा है। बीजेपी ने हमेशा बहुजन समाज को अपने राजनीतिक खेलों का हिस्सा बनने से रोकने की कोशिश की है। उनकी योजनाएं सिर्फ अपने उन समर्थकों तक सीमित हैं जो पहले से सशक्त हैं। बीजेपी ने हमेशा उन लोगों को राजनीति से बाहर रखा है जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा है। हमारे गरीब, हमारे दलित और हमारे पिछड़े लोग। क्या यह कोई संयोग है कि बीजेपी के फैसलों से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही लाभान्वित होते हैं और बाकी समाज को या तो हाशिए पर डाल दिया जाता है या फिर उन्हें सिर्फ नाम की बराबरी का अधिकार मिलता है? अब समय आ चुका है, अब बहुजन समाज को इस तानाशाही राजनीति को चुनौती देने के लिए एकजुट होना होगा। यह अब केवल चुनावों का मामला नहीं रह गया है, यह हमारे अधिकारों की रक्षा का सवाल बन चुका है। बीजेपी की नीतियां सिर्फ हमारे समाज को कमजोर करती है और अगर हम अब भी चुप रहे तो यह सिर्फ हमारे भविष्य को अंधकार में धकेलने जैसा होगा। बहुजन समाज की आवाज अबोध चुकी है।
और यह आवाज केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। बीजेपी के कुशासन के खिलाफ उठी यह आवाज हम सभी के हक के लिए है और हम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण की भूमिका। अब हम बात करते हैं बहुजन समाज के सबसे प्रमुख चेहरे। चंद्रशेखर आजाद रावण भाई ने हमेशा अपनी राजनीति का उद्देश्य यही रखा कि बहुजन समाज के लोग समाज में बराबरी की स्थिति में रहें। रावण भाई का हमेशा यह कहना रहा है कि केवल राजनीतिक सत्ता से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव से ही बहुजन समाज को सही मायनों में उनका हक मिल सकता है। रावण भाई के नेतृत्व में बहुजन समाज के लोग न केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं बल्कि उन्होंने हमेशा शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की बात की है। उनका यह मानना है कि यदि बहुजन समाज को उनका सही स्थान और अधिकार चाहिए तो हमें राजनीतिक सत्ता में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। रावण भाई की लोकप्रियता ने यह साबित किया है कि बहुजन समाज अब चुप नहीं रहेगा। वह अब अपने अधिकारों के लिए खुलकर लड़ने को तैयार है। अगर चंद्रशेखर रावण का नेतृत्व एकजुट हो जाता है तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। अब बहन मायावती के योगदान और भूमिका अब बात करते हैं, जिन्होंने हमेशा बहुजन समाज के अधिकारों की आवाज को संसद और राज्यसभा में उठाया। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनकर यह साबित किया कि बहुजन समाज का नेतृत्व पूरी तरह से सक्षम है। मायावती जी का यह कड़ा संघर्ष केवल दलितों के अधिकारों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस वर्ग के लिए था जिस समाज में हाशिए पर रखा गया। मायावती जी के शासन में जो काम हुए वह आज भी बहुजन समाज के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। उनके कार्यकाल में बहुत सी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर दलितों और पिछड़ों को मिला, जिनकी कभी किसी ने सुधि नहीं ली थी। मायावती जी ने दिखा दिया कि अगर सत्ता में आकर सही नीतियां बनाई जाए तो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को भी उनकी आवाज मिल सकती है। अगर मायावती जी चंद्रशेखर रावण और अन्य नेताओं के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाती हैं तो यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में बहुजन समाज के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। अब प्रकाश अंबेडकर के योगदान की बात करते हैं। बाबा साहेब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी न केवल बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि उन्होंने महाराष्ट्र में दलितों और बहुजन समाज के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। प्रकाश अंबेडकर जी ने हमेशा यह कहा है कि यदि हम बाबा साहेब के आदर्शों को सही तरीके से लागू करना चाहते हैं तो हमें भारतीय राजनीति में बदलाव लाने की जरूरत है। प्रकाश अंबेडकर जी का यह प्रयास है कि समाज में समानता की भावना बढ़े और हर व्यक्ति को बराबरी का स्थान मिले। उनका यह मानना है कि अगर हमें बहुजन समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाना है तो हमें केवल राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की ओर कदम बढ़ाने होंगे। यदि वह चंद्रशेखर रावण के साथ इस संघर्ष में शामिल होते हैं तो महाराष्ट्र से लेकर देश भर में बहुजन समाज के लिए एक बड़ी ताकत बन सकती है। विजय थलपति का राजनीति में कदम। दक्षिण भारत में विजय थलपति का राजनीति में कदम रखना एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। विजय थलपति के पास केवल स्टार पावर नहीं है बल्कि उनके पास बहुजन समाज के प्रति गहरी समझ और प्रतिबद्धता भी है। हाल ही में उन्होंने एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस सम्मेलन में उन्होंने बीजेपी और डीएमके जैसी पार्टियों को सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां केवल अपने ही स्वार्थ के लिए काम करती हैं जबकि दलितों और पिछड़ों के लिए उनके पास कोई ठोस योजना नहीं है। विजय थलपति ने इस सम्मेलन में यह भी कहा कि वह बाबा साहेब और पेरियार के विचारों को अपनाने की दिशा में काम करेंगे ताकि समाज में समानता और न्याय का माहौल बने। उनकी यह प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि वह राजनीति में आकर बहुजन समाज के लिए सच्ची भूमिका निभाना चाहते हैं। उनका यह कदम दक्षिण भारत से लेकर पूरे भारत में बहुजन समाज के लिए एक नई आशा का प्रतीक बन सकता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता अगर चंद्रशेखर रावण और मायावती के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं तो यह राजनीति का एक नया अध्याय होगा। उन्होंने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की बात की है और उनके लिए सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता को महसूस किया है।
अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश में एक सशक्त नेतृत्व के रूप में उभरे हैं, उन्होंने हमेशा समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हैं। अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बहुजन गठबंधन में शामिल होते हैं तो यह और भी मजबूत हो जाएगा और बहुजन समाज की ताकत को पूरे देश में देखा जा सकेगा। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन आ गया है कि अब हमारे देश के नेताओं को एकजुट होना होगा और इसमें एक नाम बहुत अहम है, असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब हमेशा अपने स्पष्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं और वह कभी भी सच बोलने से नहीं डरते हैं। उनका मानना है कि बहुजन समाज का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक बीजेपी को सत्ता से सफाया नहीं होता है। ओवैसी साहब ने हमेशा उन मुद्दों को उठाया है जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं और उनका समर्थन हमेशा उन नेताओं के साथ रहा है जो सच में समाज के निचले तबकों की आवाज उठाते हैं। अब जब ओवैसी साहब ने चंद्रशेखर रावण को अपना समर्थन दिया है तो यह एक ऐतिहासिक मोड़ है। अगर ओवैसी जैसे सशक्त नेता भी चंद्रशेखर रावण के साथ खड़े होते हैं तो बीजेपी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। उनका साथ मिलना बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत और निर्णायक संघर्ष का प्रतीक बन चुका है और इस गठबंधन के साथ रावण भाई को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि जब तक बीजेपी को हराया नहीं जाता तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। ओवैसी का साथ हमें यह यकीन दिलाता है कि एकजुट होकर हम इस तानाशाही शासन को खत्म कर सकते हैं और बहुजन समाज के अधिकारों को वापस ले सकते हैं। जब हम बीजेपी की सरकार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह सवाल खुद से पूछना होगा कि सरकार ने हमें क्या दिया है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, देश की हालत लगातार खराब हो रही है। बीजेपी ने हर मोर्चे पर नाकाम ही दी है और यह नाकामी हमारे हर एक नागरिक के जीवन को प्रभावित कर रही है। पहले बात करते हैं रोजगार की स्थिति के। आज हर युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। लाखों युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद बेरोजगार है और सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों को बीजेपी की सरकार सालों तक नहीं भर पाई। जो नौकरियां पहले मिलती थीं वो अब कहीं नजर नहीं आती हैं। इसके अलावा महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को बेहाल कर दिया है। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें इतनी बढ़ गई है कि एक साधारण परिवार के लिए अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल, गैस, खाने पीने की चीजें, दवाइयां, सब की कीमत आसमान छू रही है। इन महंगाई के कारण गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हालत बद से बदतर हो गई है। अब बात करते हैं बीजेपी सरकार के दौरान किसानों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हजारों किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जब किसान अपनी जमीन और फसल के लिए न्याय की उम्मीद करते हैं तो सरकार ने उन्हें निराश ही किया है। कृषि संकट लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसके समाधान के बजाय सिर्फ विरोधियों के खिलाफ बोलने में व्यस्त था। किसान बिल के मुद्दे पर बीजेपी ने जो कठोर रवैया अपनाया उसने यह साबित कर दिया कि बीजेपी को सिर्फ अपने कॉरपोरेट दोस्तों की चिंता है, न कि किसानों की। जब बात आती है शिक्षा की तो बीजेपी ने शिक्षा के क्षेत्र को भी पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक और सुविधाएं कम हो रही हैं और जो बची हुई हैं उन पर भी बीजेपी सरकार का दबाव बना हुआ है। अब हम बात करते हैं समाज में बढ़ते हुई असमानता और सामाजिक बंटवारे की। बीजेपी की सरकार में जातिवाद, धर्म और संप्रदाय के नाम पर राजनीति की जाती है। इसके कारण समाज में नफरत, भेदभाव और असमानता का वातावरण बढ़ा है। दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, जबकि समृद्ध वर्गों को और ताकतवर बनाया गया है। देश के विकास के बजाय बीजेपी ने समाज को विभाजित करने का काम किया है। यह सब कुछ हमें नफरत, हिंसा और असुरक्षा की ओर धकेल रहा है। अब हालत यह हो गई है कि लोग अपना देश छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिस देश में हर किसी को अपना भविष्य बनाना चाहिए, उस देश के लोग विदेश में बेहतर अवसर की तलाश में जा रहे हैं। आजकल लाखों भारतीय युवा विदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां उनके लिए कोई अवसर नहीं बचा है। सरकार के कुशासन के कारण यहां के लोग अपना भविष्य देख ही नहीं पा रहे हैं। उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है। जब लोग अपने ही देश में अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं महसूस करते तो यह बहुत बड़े संकट का संकेत है।
बीजेपी ने देश के हर बुनियादी समस्या को नजरअंदाज किया है। न तो किसानों को न्याय मिला, ना ही बेरोजगारों को रोजगार और न ही आम जनता को राहत मिली। समाज का हर वर्ग बीजेपी की नीतियों से निराश है और यही कारण है कि लोग अपना देश छोड़कर विदेशों में अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियां भी अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो सकती हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस स्थिति को बदलने के लिए एकजुट हों और बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करें, ताकि हम एक मजबूत, समृद्ध और समान समाज बना सकें। अब एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वह यह है कि बीजेपी और उसके नेताओं के द्वारा किए जा रहे गलत कामों को समझना और उजागर करना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि समाज के हर उस वर्ग की आवाज है जो दशकों से अपने अधिकारों से वंचित रहा है। बीजेपी और उनके नेताओं ने हमेशा ही समाज के सबसे कमजोर तबके को न केवल उपेक्षित किया है बल्कि उनका शोषण भी किया है। अगर हम आज इस लड़ाई में आगे बढ़ते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि बीजेपी के पक्ष में जो बातें की जाती है वह केवल झूठे दावे और प्रचार है, जिनका असल में किसी समुदाय के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। इनके नेता हमेशा दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को अपना वोट बैंक समझते आए हैं, लेकिन जब इन समाजों को उनके अधिकार देने की बात आती है तो इनकी नीति बदल जाती है। इस समय हमें सच्चाई को और लोगों तक पहुंचाना होगा कि बीजेपी और उसके गठबंधन में शामिल दलों ने न केवल समाज को बांटा है बल्कि इस देश की लोकतांत्रिक और सामाजिक धारा को कमजोर किया है। हमारे पास एक मौका है जब हम सब मिलकर इन असलियत को उजागर करें और यह बताएं कि बीजेपी ने समाज को विभाजित किया है, जबकि हमारे नेताओं जैसे चंद्रशेखर रावण, मायावती, विजय थलपति जैसे नेता बहुजन समाज के असली मुद्दों को समझते हैं और उनके लिए काम करते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम सबकी आवाज अगर एकजुट हो जाए तो हम किसी भी ताकत को चुनौती दे सकते हैं। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस आवाज को और फैलाएं ताकि बीजेपी के गलत कामों और नीतियों के बारे में और अधिक लोग जागरूक हैं और सही दिशा में चुनावी निर्णय लें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं बदलाव की तो यह केवल नेताओं का काम नहीं है, इसमें हमारी यानी आपके और मेरे सभी की भूमिका है। एक ऐसा समाज बनाने की जो केवल आवाज नहीं बल्कि संघर्ष भी हो, उसमें हम सभी का योगदान आवश्यक है। हम जितने लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे उतनी ही बड़ी ताकत से ये आवाज गूंजेगी। अब सवाल यह उठता है कि हम सब इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं। लेकिन बदलाव केवल अपने विचारों तक सीमित नहीं हो सकता है, हमें इन विचारों को पूरी दुनिया तक फैलाना होगा। आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर करके आप इसके संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जब एक व्यक्ति बदलाव की बात करता है तो वह एक आवाज हो सकती है, लेकिन जब लाखों लोग एक आवाज में बोलते हैं तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। आपके पास ताकत है। आप अपने परिवार और दोस्तों से इस वीडियो की चर्चा कर सकते हैं। उनसे पूछें कि क्या वे भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्हें यह समझाएं कि यह केवल राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। हम जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं वह केवल हमारे एकजुट प्रयासों से ही संभव होगा। आपने देखा कि चंद्रशेखर, रावण, मायावती, विजय थलापति जैसे नेता इस बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन नेताओं के संदेश को और आगे बढ़ाएं। उनके विचारों को हमारे बीच लाकर हम अपनी ताकत और आवाज को और मजबूत बना सकते हैं। इस संघर्ष में शामिल होने का मतलब है कि हम केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। यह केवल हमारे लिए नहीं है बल्कि हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी है। जब हम अपनी ताकत को पहचानेंगे, जब हम यह समझेंगे कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, तो हम खुद से सवाल करेंगे कि क्या हम इस बदलाव के हिस्सेदार नहीं बन सकते हैं। आप अब तक यह सोच रहे थे कि यह सब केवल नेताओं की जिम्मेदारी है, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आपका भी कर्तव्य है। हर एक व्यक्ति का योगदान, चाहे छोटा हो या बड़ा, बदलाव की दिशा में अहम होता है। यह समय है जब हम सभी मिलकर इस बदलाव की दिशा तय करें
और यह साबित करें कि बहुजन समाज की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। वर्तमान में बहुजन राजनीति लगातार विफल होती जा रही है। इसके बहुत से कारण हैं। बेशक कांशीराम के काल में बहुजनवाद को नई धार मिली। उनके बहुजनवाद ने ओबीसी और वंचित समुदायों को आकर्षित किया और उन्हें राजनीतिक सत्ता में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर आंबेडकर के विचारों के आधार पर 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ का निर्माण किया। इसके पीछे मुख्य एजेंडा समाज बौद्धिक संपदा, धन और प्रतिभा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर बहुजनों को शिक्षित करना और उन्हें इतना शक्तिशाली बनाना था कि वे राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर सकें। उन्होंने सीमित राजनीति के लिए 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। इस संगठन ने उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों पर प्रभाव डाला। बाद में उन्होंने बामेसफ का गठन किया, लेकिन इसे भी बीच भंवर छोड़कर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। इस तरह उन्होंने आरएसएस की तर्ज पर मात्र संगठन बनाने के अपने ही सपने को हाशिए पर छोड़ दिया। यह बहुजन समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बद्धा झटका था। फिर भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सत्ता और कुछ राज्यों में राजनीतिक सफलता बहुजनवाद की एक छोटी सी सफलता थी। लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व का उदय बहुजनवाद से ही हुआ। लेकिन इस बहुजनवाद के दीर्घकालिक प्रणाली का हिस्सा बनने में कई बाधाएं और सीमाएं हैं। बहुजनवाद के विफल होने के कारणों पर ईमानदारी से विचार करने की आवश्यकता है। मसलन सांप्रदायिक विखंडन और एकता की कमी। यद्यपि बहुजनवाद विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी जाति पदानुक्रमता, एकता के कारण प्रमुख जातियों के अपने विशेषाधिकार खोने का डर और परस्पर विरोधी हितों के चलते अविश्वास के कारण एकता की कमी सामने आती है। दूसरा अहम कारण संसाधनों की कमी। यह स्वीकार करने में कोई अतिरेक नहीं होना चाहिए कि आंदोलनों में दीर्घकालिक राजनीतिक लामबंदी को बनाए रखने के लिए वित्तीय और संस्थागत संसाधनों की आवश्यकता होती है। तीसरा कारण सीमित संगठनात्मक संरचना है। बहुलतावादी राजनीतिक दलों और आंदोलनों की संगठनात्मक ताकत और पहुंच स्थापित राजनीतिक दलों की तुलना में कमजोर है। चौथी वजह चुनावी चुनौतियां और सीमित सफलता कही जा सकती है। वजह यह कि बहुजन समाज के बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद बहुजन पार्टियां अपनी संख्यात्मक शक्ति को चुनावी सफलता में बदलने में असमर्थ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी सीमित सफलता मिली है। पांचवीं वजह बहुजनवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार में विफलता और महिलाओं, ओबीसी और इसी तरह के वंचित वर्गों को इसका लाभ पहुंचाने में असफलता को माना जाना चाहिए। इसके अलावा प्रभावी नेतृत्व और संगठन का अभाव भी विफलता की अहम वजह है। यह तो स्वीकार करना ही होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर करिश्माई, ईमानदार और संगठित नेताओं की अनुपस्थिति व कैडर आधारित संगठन की कमी रही है, जो मौजूदा सत्ता संरचनाओं को प्रभावी ढंग से चुनौती दे सके। साथ ही पार्टी अनुशासन और संगठन में पारदर्शिता की कमी के कारण जनता के विश्वास में कमी भी कारण है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रोत्तर बहुजनवादी आंदोलनों की विफलता के कारण में नेताओं का अवसरवादी होना एक बड़ा कारण है। बहुजन जनता नेताओं के लिए अपना तन मन धन सब झोंक देती है, लेकिन ऐसे नेता जनता को भुलाकर अपना धन और कद बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निर्मित राजनीतिक पार्टी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि संगठनों के नियमन और देखरेख के लिए मात्र संगठन की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे देश में आरएसएस काम करता है, बहुजनवादियों के पास ऐसे संगठन की कमी है। बामसेफ में क्षमता थी जो यह भूमिका का निर्वहन कर सकता था, लेकिन वह नियामकता, व्यक्ति विशेषता पर जोर, पदों का विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता के अभाव के कारण भरोसेमंद नहीं रह पाया है। निश्चित तौर पर बहुजनों की कई पार्टियों का होना है। बहुजन वंचित वर्ग के कई गुट और पार्टी संरचनाएं हैं। इससे सकारात्मक सामूहिक राजनीतिक लड़ाई की संभावनाएं कम हुई हैं और बहुजन वंचित पार्टी के कुछ नेता भाजपा और संघ के करीबी बन गए हैं,
जो संवैधानिक समतावादी व्यवस्था के विरोधी है। इसने एकीकृत राजनीतिक आंदोलन का बड्डा निर्माण करना कठिन बना दिया है, जिससे प्रभावी पार्टियां और संगठनों को चुनौती दी जा सके। ऐसे में बहुजन राजनीति की असफलता में अपना समय व्यतीत करने के बजाय बहुजन जनता के विकेंद्रीकृत सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए। वर्तमान सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर विचार करें तो देश अलोकतांत्रिक, असमान अतीतपरक गौरव, संविधावाद और पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है, जहां से वह तेजी से धार्मिक उत्पीड़न की तरफ बढ़ रहा है। जाहिर तौर पर बहुजन समाज के लिए अलोकतांत्रिक विषमता और पूंजीवादी राजनीति विनाशकारी होगी। इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। सवाल यह है कि इस स्थिति को बदलने का तरीका क्या हो? विभाजित बहुजन आंदोलन और उसकी राजनीति ऐसी बढ़ती हुई कट्टर धर्मांध राजनीति को रोक नहीं सकता, लेकिन इसमें बहुजनों के वोट बैंक की राजनीति ही कुछ अच्छा कर सकती है। उसके लिए अवसरवादी राजनीतिक नेताओं की कमियों को उजागर कर बलिदान की भावना रखने वाले बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वे बहुजन वंचित वर्गों के विकास के लिए आगे आएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।